नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई क्लास लेकर, जिसमें मैं लाया हूँ आपके लिए 10 करंट के सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, हमेशा ये बात दूसरों द्वारा कही जाती है कि आप फेल हो गए। हम फेल हुए हैं, लेकिन प्रयास में हैं, और जब हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे, तो एक दिन हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। गुमराह तो वो हैं जो सिर्फ दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं और अपना प्रयास नहीं करते। तो दोस्तों, प्रयास लगातार करते रहिए, एक दिन आप अपनी मंजिल को जरूर पहुंचेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, हाल ही में अमेरिका द्वारा कुल 50% टैरिफ लगाए जाने से कौन से क्षेत्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, या सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यूएसए ने भारत पर पहले 25% का टैक्स लगाया था। 25% जो 7 अगस्त से लागू हो गया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एडिशनल 25% का टैक्स और लगाया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। और अब टोटल टैक्स कितना हो गया भारत के पास? 50% टैक्स भारत पर यूएसए लगा चुका है। अब इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा वो होगा हमारा वस्त्र उद्योग, यानी टेक्सटाइल। टेक्सटाइल उद्योग हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। शायद साथ ही हमारे रतन आभूषण, रतन आभूषण, समुद्री उत्पाद जो हम यूएस को निर्यात करते हैं वो प्रभावित होंगे। साथ ही ऑटो पार्ट्स भी भारत के प्रभावित होंगे जो अमेरिका में जाते हैं। तो ये सारी चीजें जिन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी 50% टैक्स अमेरिका ने अपने यहाँ आने वाले भारतीय उत्पादों पर लगा दिया है। अब इससे उद्योग जगत में डर का माहौल है कि अमेरिका में होने वाले निर्यात पर अभी टैक्स बढ़ गया है, तो उम्मीद है कि ये निर्यात लगभग आधा ही रह जाएगा, यानी आधे की इसमें कटौती हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पर जाने वाला सामान अमेरिकी लोगों को महंगा मिलेगा, तो वो खरीद कर इसके जो विकल्प हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे, यानी इसे छोड़कर दूसरे विकल्प की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमें होने वाला इसका नुकसान। सबसे ज्यादा नुकसान वस्त्र उद्योग को होना है, क्योंकि भारत के लिए एक बड़ा बाजार अमेरिका का है, जिसमें भारत अपना वस्त्र को निर्यात करता है। सबसे ज्यादा जाने वाले वस्त्र भारत और बांग्लादेश से ही हैं, और बांग्लादेश में अभी अस्थिरता का माहौल है, तो भारत से ही सबसे ज्यादा वहां पर वस्त्र जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के वस्त्र उद्योग पर पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं कि भारत और अमेरिका के बीच कितना व्यापार होता है, भारत और यूएसए के बीच कितना व्यापार होता है, यानी दोनों के बीच में बाइलेटरल ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापार कितना है। अगर मैं कुल व्यापार की बात करूं, 2024-25 में कुल व्यापार जो दोनों के देशों के बीच 2024 और 25 के बीच हुआ है, तो ये 131.8 अरब डॉलर है। कितना? 131.8 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच होता है। इसमें से भारत जो अमेरिका को निर्यात करता है, तो भारत निर्यात करता कितना है? तो लगभग 86.5 अरब डॉलर, इतना भारत अमेरिका को निर्यात करता है, यानी भारत अपने यहाँ से इतने का सामान वहां पर भेजता है। वहीं यूएसए भारत में क्या भेजता है? यूएसए से भारत आयात करता है, तो भारत आयात जो करता है वो है 46.3, यानी 46.3 इसका आधा, 45.3, यानी भारत जितना इसको भेजता है उससे आधा सामान ही यहाँ से मंगवाता है। तो इसमें इन सब में भारत क्या रहता है? भारत इसमें व्यापार फायदे में रहता है, व्यापार फायदे में भारत रहता है, यानी भारत अमेरिका के साथ व्यापार कर कर भारत को फायदा होता है, वहीं अमेरिका को इससे व्यापार घाटा होता है। ठीक है, तो भारत को इससे ज्यादा नुकसान है, इसीलिए अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो उसकी शर्तें माने और अपना बाजार
अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दे। लेकिन अगर हम इसके पक्ष डालें कि इसमें आलोचना क्या हो रही है, आलोचना किसकी हो रही है? यूएसए की। यूएसए में ही यूएसए की आलोचना हो रही है और उसका बड़ा कारण है कि चीन और तुर्की भी रूस से उतना ही तेल खरीदते हैं जितना कि भारत, लेकिन भारत के सामानों पर उसने आयात शुल्क लगा दिया है, जबकि चीन और तुर्की पर उतना आयात शुल्क नहीं लगाया है। दूसरा इसका कारण है कि भारत में जो वस्त्रों की मांग है, अमेरिका में जाकर भारत के जो वस्त्रों की मांग है, उसका अभी विकल्प उन लोगों को उपलब्ध नहीं है। और जब ये विकल्प उपलब्ध नहीं है तो वहां पर जो इसका रेट बढ़ेगा, उसका जो टैक्स बढ़ेगा, उसका सीधा सीधा नुकसान कहाँ को होगा, किसको होगा? तो यूएसए की जनता को उसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो टैक्स लगेगा वो उसको पे कौन करेगा? मान लो अगर भारत का एक कोई कपड़ा 100 रुपए का अमेरिका में जाता है, अमेरिकी लोगों को आज वो 110 रुपए का यानी 10 रुपए का टैक्स उस पर देना पड़ रहा है। अब आने वाले समय में वही कपड़ा उनको 150 रुपये में पड़ेगा, यानी 40 रुपए एक्स्ट्रा उसको अभी देने पड़ेंगे। तो इसकी मार किस पे पड़ेगी? तो अमेरिकी जनता पर ही इसकी मार पड़ने वाली है। इसीलिए इस निर्णय की आलोचना यूएसए में भी की जा रही है। ठीक है, तो अमेरिका में जो निर्यात हो रहा है उस पर कितना टैक्स लगाया है? तो 50% टैक्स लगा दिया है। इसके बाद भारत ने भी क्लियर कर दिया कि भारत अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र को अमेरिका के लिए नहीं खोलने जा रहा, यानी भारत इन धमकियों से नहीं डर रहा है। ठीक है, तो भारत ने भी अभी साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही ट्रेड समझौता यानी व्यापार समझौता अमेरिका के साथ करेगा, किसी दबाव के कारण भारत करने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस। हाल ही में वैश्विक पर्यटन को भविष्य को आकार देने के लिए टूरिस्ट की शुरुआत किस देश द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत सऊदी अरब द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में टाटा और एयरबस द्वारा भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो ये बड़ौदा गुजरात में स्थापित की जाएगी। बड़ौदा गुजरात में स्थापित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मई को मनाया जाता है। 24 मई को संयुक्त राष्ट्र सैनिकों के लिए शांति दिवस मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कोयला आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? यानी कोयला बाहर से मंगाने में भारत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 7.9% की कमी आई है। और इसका प्रमुख कारण क्या है कि भारत अपने यहाँ पर ही उत्पादन को बढ़ा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। हाल ही में भारत और रूस के बीच औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? दोस्तों, जैसा कि भारत पर अमेरिका ने टैक्स लगा दिया है, तो भारत भी अब दूसरे विकल्प की तलाश में है। इसी विकल्प की तलाश को लेकर भारत और रूस के बीच औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक का आयोजन। भारत और रूस के बीच वाणिज्यिक भवन दिल्ली में अभी भारत और रूस के बीच 11वीं बैठक का सहयोग पर औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक का आयोजन दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक का आयोजन किया गया। 11वीं बैठक का आयोजन किया गया, यानी भारत ने अपने संबंधों को अमेरिका को दिखाने के लिए भी और मजबूत करना शुरू कर दिया है। तो इसी बीच 11वीं बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत की ओर से अगर इसमें किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से जो भारत के औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग विभाग के सचिव जो हैं, औद्योगिक विभाग के सचिव, जिनका नाम
अमरदीप सिंह है, अमरदीप सिंह ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो अमरदीप सिंह जो हमारे उद्योग और व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव हैं, इन्होंने इसमें भाग लिया। वहीं रूस की ओर से किसने भाग लिया? तो रूस की ओर से रूस के उद्योग और व्यापार उपमंत्री इसमें शामिल हुए। यानी भारत की ओर से अमरदीप सिंह जी ने भाग लिया और रूस की ओर से एलेक्सी ग्रेज देव ने भाग लिया। किसने? एलेक्सी ग्रेज देव ने भाग लिया। और दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें दोनों देश अपने एल्यूमीनियम उत्पादन, तो सहयोग में किस किस क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा? तो एल्यूमीनियम उत्पादन पर और प्रसंस्करण यानी इसकी फिनिशिंग पर, यानी इसको एल्यूमीनियम उत्पादन पर सहयोग किया जाएगा। साथ ही इसमें उर्वरक आपूर्ति, क्योंकि भारत सबसे अधिक उर्वरक रूस से ही मंगाता है, तो उसकी आपूर्ति पर भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रेलवे के अवसंरचना विकास पर भी कार्य किया जाएगा। ठीक है, रेलवे अवसंरचना पर भी विकास कार्य किया जाएगा। खनन पर भी कार्य सहयोग करने की बात दोनों देशों के बीच हुई है। ठीक है, तो ये क्षेत्र हैं जिन पर अभी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि हम आपसी सहयोग करेंगे। अब बात करें हम रूस की। चलिए, तो ये हमारे हरदीप सिंह और ये एलेक्सी दोनों के बीच समझौता दिल्ली के वाणिज्य भवन में किया गया। अब हम बात करें रूस की, तो दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के उत्तर में नॉर्थ, इधर ईस्ट हुआ, ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ, तो और नीचे साउथ। तो जब भी हम मैप पढ़ते हैं तो ऊपर की ओर जो हिस्सा होगा उसको हम नॉर्थ गिनते हैं। तो भारत के नॉर्थ में चाइना के ऊपर एक देश है जिसका नाम है रूस, और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो रूस के बारे में इधर सारी जानकारी हम लिख लेंगे। दुनिया में या विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, और ये भी तब है तब ये सारे देश, ये वाले सारे देश इससे कटकर अलग देश बन चुके हैं। इतने सारे देश इससे कट चुके हैं। लगभग 15 देशों में रूस टूट चुका है 1991 में, कोल्ड वॉर के बाद। ठीक है, तो रूस। अब बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी मॉस्को इसकी राजधानी है। और यहाँ की जो करेंसी है यानी मुद्रा क्या है? तो रूबल यहाँ की करेंसी है। यहाँ का जो राष्ट्रपति भवन उसको क्रेमलिन के नाम से जाना जाता है। क्रेमलिन के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति ये हुए। अब बात करें यहाँ पर, यह 2 महाद्वीपों में पड़ता है। देखिए, यहाँ से इधर वाला हिस्सा इसका एशिया में है और ये वाला हिस्सा इसका यूरोप में है, लेकिन इसकी ज़्यादातर आबादी यूरोप में ही रहती है। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत इसको एशिया और यूरोप दोनों में विभाजित करता है। अगर बात करूँ इसकी सर्वोच्च चोटी की, यानी इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट अल्ब्रुस, जो यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगर बात करूं यहाँ की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, और ये यूरोप की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और सबसे लंबी और पूरी तरह से ये रूस में ही बहती है। ठीक,
तो ये पूरी जानकारी इसके बारे में। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है बेकाल। बेकाल झील है और ये दुनिया की मीठे पानी की, दुनिया की सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो लेक बेकाल। और ये कैसी है? तो मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। दुनिया में कुछ ही झीलें हैं जो मीठे पानी की है, उसमें से एक झील लेक बेकाल भी है जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। ये यहीं पर पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर अल्ब्रुस जो है, अल्ब्रुस मैंने आपको चोटी लिखाई है, ये काकेशस माउंटेन का हिस्सा है। काकेशस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है। और काकेशस पर्वत श्रृंखला कहाँ पर पड़ती है? तो ये उज्बेकिस्तान कह रहा हूँ, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, इन देशों में ये चोटी पाई जाती है। तो ये होगी हमारी पूरी जानकारी रूस के बारे में। चलिए, हाल ही में एनडीए से स्नातक करने वाली पहली महिला कैडेट्स की संख्या कितनी है? यानी एनडीए में पहली बार जो महिला पास आउट हुई है वो कितनी है? तो 17 इनकी संख्या है। हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो मोंटेग्रो लुइस मोंटेग्रो को यहाँ का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। 2024 में एशिया प्रशांत पश्चिम एशिया के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में किसको शामिल किया गया? तो बेंगलुरु को शामिल किया गया। हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट डी कुकेश ने किस दिग्गज खिलाड़ी को हराया है? तो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हराया। और मैग्नस कार्लसन कहाँ से हैं? तो ये नॉर्वे देश के खिलाड़ी हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस को हाल ही में कैंसर चिन्ह घोषित किया है? तो दोस्तों WHO, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। और इसलिए ही 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है। और इसकी हेड ऑफिस यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके जो हेड हैं यानी इसके अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एडेनॉन इसके हेड हैं। ठीक, तो ये पूरी जानकारी WHO के बारे में। अब WHO ने क्या किया है? एक रोग को कैंसर जनित रोग घोषित किया है। और वो रोग कौन सा है? तो वो रोग है हेपेटाइटिस डी। अभी तक हम हेपेटाइटिस के 3 वेरिएंट जानते थे। कौन कौन से? A, B, C। लेकिन अब इन्होंने एक नया वेरिएंट डी भी इसमें ऐड कर दिया है और कहा है कि ये कैंसर जनक है, यानी इसके होने से कैंसर हो जाता है। अब इन्होंने बताया है हेपेटाइटिस जो कैसा है? एक लीवर संबंधी विकार है। ठीक है, लीवर संबंधी विकार है, यानी इसमें लीवर की खराबी हो जाती है। अब जो ये हेपेटाइटिस डी है ये किसके कारण होता है? तो ये उन लोगों को होता है यानी जिनको हेपेटाइटिस बी पहले से है। हेपेटाइटिस बी पहले से है उन लोगों को ये हेपेटाइटिस डी होता है, यानी जिनमें हेपेटाइटिस बी पहले से है उन लोगों की ये ग्रस्त करता है। हेपेटाइटिस डी को, जिसको हम HDV के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो टेस्ट होता है, इसका टेस्ट कौन सा है? तो इसका टेस्ट है HDV इसका टेस्ट है HDV RNA इसका ब्लड टेस्ट किया जाता है। यानी इसके टेस्ट के द्वारा पता करते हैं कि इस व्यक्ति को हेपेटाइटिस डी है कि नहीं है। अब WHO ने कहा है जिस व्यक्ति को ये है उसको कैंसर होने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, यानी इसको क्या कहा गया है? तो WHO ने इसको कैंसर
कैंसर जनित रोग कहा है, कैंसर जनित रोग इसमें कहा है। अब हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस में हमारा लीवर खराब हो जाता है और लीवर खराब होने के कारण लीवर में कमी आती है और ये हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध होता है। अब बात करें लीवर की, तो लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है, रासायनिक प्रयोगशाला भी इसे कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जहर खा ले तो कैसे पता करेंगे, लीवर की जांच के द्वारा हम पता करते हैं कि इसने जहर खाया है कि नहीं खाया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसलिए इसे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ठीक, तो ये WHO ने अभी हेपेटाइटिस डी को कैंसर जनित रोग घोषित किया है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, तो उप्पल सुचाता जी अभी इस बार विश्व सुंदरी बनी है। हाल ही में IPL में 300 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा जी को हमारे ये बनाया गया है। हाल ही में भारत का पहला ऐसा जिला कौन सा है जिसे अपनी संपूर्ण विद्युत मांग और सौर ऊर्जा से पूरी की है, तो दीव जो है उसने अपनी संपूर्ण मांग को सौर ऊर्जा यानी सौर जो हमारी सूर्य से आने वाली ऊर्जा है उससे पूर्ति करेगा। हाल ही में चीन ने कौन सा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो तियानवेन अंतरिक्ष यान चीन द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार फॉर फूड एंड पीस की शुरुआत किसने की, तो दोस्तों अभी दिल्ली के पूसा में ठीक है, दिल्ली के पूसा में हमारा जो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन प्लस एक तो हमारा कौन हो गया, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, दूसरा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, इन दोनों ने मिलकर एक समारोह का आयोजन कराया और इसमें कौन सा मिलता, इसमें प्लस भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये तीनों ने मिलकर क्या किया, इन तीनों ने मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन कराया और ये आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन दिल्ली के पूसा में ये आयोजन किया गया। ठीक है, दिल्ली के पूसा में आयोजन किया गया, जहां पर हमारे PM मोदी जी ने किसका, MS स्वामीनाथन पुरस्कार का क्या किया, पुरस्कार फॉर फूड एंड पीस का शुभारंभ किया। ठीक है, तो किसने किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब ये क्यों किया गया, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, किसका, हमारे हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का इनका क्या, कि शताब्दी समारोह इनकी जयंती पर मनाया जा रहा था, जिसमें हमारे PM मोदी भी पहुंचते हैं। इस समारोह में का अध्यक्षता किसने की, तो इस समारोह की अध्यक्षता हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह द्वारा की गई, इसकी अध्यक्षता की गई है। ठीक है, तो शिवराज सिंह ने इसकी अध्यक्षता की, उसमें भी हमारे PM मोदी पहुंचते हैं और ये MS स्वामीनाथन की शताब्दी समारोह पर इसका आयोजन किया गया दिल्ली के पूसा भवन में। इसका आयोजन, इसका विषय क्या रहा है, इसका विषय रहा है सदाबहार
क्रांति जैव सुखी रहा, सुखी रहा, ये इसका विषय रहा है। अब बात करें हम एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में। चलिए दोस्तों, तो किसके बारे में बात करेंगे? एमएस स्वामीनाथन के। एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन है। अगर ये बात करें हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति जिससे खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित किससे है? संबंधित है। और ये जो हरित क्रांति शब्द है, ये पहली बार किसने दिया? तो ये शब्द पहली बार विलियम गॉड ने दिया। विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया गया। वहीं बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हुए हैं। ठीक है, तो ये हुए हरित क्रांति के बारे में। अब बात करें भारत में हरित क्रांति कब हुई? भारत में हरित क्रांति कब हुई? तो दोस्तों ये समय है 1965, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना का, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इस समय क्या हुआ? इससे पहले हम चीन से युद्ध हार चुके थे, यानी 1962 में हम चाइना से युद्ध हार चुके थे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत चाइना से अभी हारा हुआ है, तो ये अच्छा समय है भारत पर आक्रमण करें और उसके बहुत सारे हिस्से को हम अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो भारत ने उसको वहां पर धूल चटाई, लेकिन भारत में उस समय भारत और पाकिस्तान युद्ध तथा सूखे के कारण खाद्यान्न की भारी कमी आ गई। उस समय हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे यहाँ पर पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे यहाँ पर पीएम थे, और इन्होंने देशवासियों से अपील की कि सिर्फ एक ही समय का भोजन करें और जो जरूरतमंद हैं उनके पास भोजन पहुंचाएं। और इसी बीच इन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा। उसके बाद उसी समय हमें जो गेहूं की आवश्यकता हुई, क्योंकि देश में गेहूं की भारी कमी थी, भुखमरी जैसे हालात थे, तो उस समय हमने यूएसए से मदद की गुहार लगाई और यूएसए से हमने गेहूं आयात किया। तो यूएसए ने पहले तो भारत को भिखारियों का देश कहा, साथ ही उसने PL-408 जो एक सुअर को खिलाने, वहां पर सुअरों को खिलाया जाने वाला अनाज था, वो भारत को निर्यात किया। ठीक है, तो ऐसी हालत भारत की थी। आज वही यूएस, अगर भारत अपने चावल पर बैन लगा दे तो वहां भुखमरी जैसे हालात हो सकते हैं। वो उस समय भारत की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, और मदद भी की थी तो PL-408 जो वहां के पशुओं को यानी सुअरों को खिलाया जाने वाला एक अनाज था, उसको यहाँ पर भेजा गया, यानी सड़ा हुआ अनाज भेजा गया। अब ये हरित क्रांति जो भारत में हुई, तो इसमें क्या किया गया? इसमें हमारे यहाँ पर शामली यूपी को इसका केंद्र बनाया गया। और इसमें जो कार्य किए गए, सबसे पहले इसमें हाई यील्ड वैरायटी यानी उच्च उत्पादकता वाले बीजों को इसमें प्रयोग किया गया। तो हाई यील्ड वैरायटी के बीजों को इसमें उपयोग किया गया। साथ ही इसमें क्या किया गया? तो इसमें उर्वरकों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो क्या किया गया? इसमें उर्वरकों को इसमें बढ़ावा दिया गया। साथ ही इसमें सिंचाई के संसाधनों का विकास किया गया। नहरें खुदवाई गई और परिवहन के जो साधन थे उनको अधिक अच्छा बनाया गया। किसानों को ऋण की आपूर्ति कराई गई। इसके बाद जो हमारे खाद्यान्न उत्पादन है उनमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। साथ ही इसमें क्या किया गया? इसमें लोगों को, किसानों को ऋण प्रदान किया गया, जिससे वो अपनी खेती का विकास कर सके और ज्यादा से ज्यादा अनाज उगा सके। ठीक है, तो ये कब की बात है? तो 1965 की बात है। इसलिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। इस कार्यक्रम में मोदी जी शामिल हुए और यहीं से ही मोदी जी ने अमेरिका को दो टूक कहा कि हम अपने कृषि, किसानों के और मछुआरों के और डेयरी उत्पादक के जो
क्षेत्र हैं उसमें अमेरिका को घुसने नहीं देंगे। यहीं से अमेरिका को हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया। अब बात करें हाल ही में जारी रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2025 में भारत की रैंक क्या रही, तो यहाँ पर रैंक हमारी 10 रही। हाल ही में जारी रिपोर्ट 2025 में वैश्विक स्टार्टअप की शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर टॉप 10 में शामिल हुआ, तो बंगलुरु शामिल हुआ। हाल ही में जारी आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में आरबीआई को कुल कितने विनित संस्थाओं पर जुर्माना लगाया है, तो इसने 353 संस्थाओं पर जुर्माना लगाया है। हाल ही में सी कार्स 2.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये हमारा कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, कोयला मंत्रालय। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में आवास मूल्य सूचकांक 2025 में कौन से 13 शहरों के लिए जारी किया गया है, तो हमारे यहाँ पर अभी नीति आयोग जो है, नीति आयोग जिसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई और यह एक सलाहकारी संस्था है। कैसी है? सलाहकारी संस्था है। और इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके जो सीईओ वर्तमान कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष भी लिख लीजिए, उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी एक इसके उपाध्यक्ष हैं। और योजना आयोग के स्थान पर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो अभी इसी में जो हमारा REA यानी रियल इस्टेट एसोसिएशन है, या रियल इस्टेट एसोसिएशन और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस प्लस इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली। ठीक है, एक रिपोर्ट निकाली जो किसकी है, वो 13 शहरों पर बेस्ड है। और ये 13 शहर कौन कौन से हैं, तो ये 13 शहर हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, फरीदाबाद, गांधीनगर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नोएडा, पुणे। तो इन शहरों के लिए इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली और इसमें बताया गया है कि जो हमारा हाउसिंग प्राइम इंडेक्स है उसमें 8 अंक बढ़कर इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा हाउसिंग प्राइम इंडेक्स है वो 8 अंक बढ़कर कितना हो गया, 8 अंक बढ़कर 132 हो गया है, यानी 132 पर पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है कि जो पिछले साल बढ़ोतरी देखी गई है वो अभी भी स्थिर बनी हुई है, यानी भारत में मांग बढ़ रही है। और जब मांग बढ़ती है तो इसका मतलब यह है कि भारत में लोगों के पास पैसा आ रहा है, यानी भारत की जो आर्थिक ग्रोथ है वो हो रही है। तो ये इस बात का भी सूचकांक है। ठीक है, तो मार्च 2024 से बढ़ती हुई ये ग्रोथ 2025 में भी जारी है। इसने ये बताया है रियल एस्टेट के बारे में। चलिए, तो भारत में जो घरों की मांग है अभी भी बढ़ती जा रही है, यानी भारत की जनता पर अभी पैसा आ रहा है, तो विकास दर सही गति पर है। हाल ही में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों संस्थान के पूर्वोत्तर में अपना पहला क्षेत्रीय कैंपस, तो जो भी पहली चीज होगी इसको आप हमेशा याद रखेंगे, कहाँ पर है, शिलोंग कहाँ पर, मेघालय। ठीक है, मेघालय में। भारत का अपना पहला पोलर रिसर्च वेसल किस देश के सहयोग से बना रहा है, यानी जो अपना ध्रुव पर रिसर्च के लिए किसके सहयोग से, नॉर्वे के सहयोग से बना रहा है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है, तो नए राष्ट्रपति जो इनके चुने गए हैं उनका नाम है ली जे यूंग इनके राष्ट्रपति है। हाल ही में IPL 2025 का विजेता कौन सी टीम बनी है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और इन्हें 20 करोड़ की राशि मिली है। ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। चलिए, छठा क्वेश्चन है, कबक यानो किस राज्य से संबंधित हैं पर्वतारोही हैं जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो, कौन सा पर्वत, माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, तो
हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक पर्वतारोही हैं, पर्वतारोही, और जिनका नाम क्या है, तो इनका नाम है, इनका नाम है कबक यानो इनका नाम है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, उसको क्या किया है, उसको फतेह किया है, यानी उस पर चढ़ाई की है। और ये जो चोटी है इसका नाम है माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है, तंजानिया देश में स्थित है। कहाँ पर, अफ्रीका के तंजानिया में स्थित किलिमंजारो पर इन्होंने चढ़ाई की है। अब ये जो किलिमंजारो है ये अफ्रीका की तो सर्वोच्च चोटी है ही, लेकिन दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है। अब इस सबसे ऊंचा यानी ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। जैसे हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला में एक चोटी आती है जिसे हम कहते हैं एवरेस्ट, ठीक है। ये किसी एक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन जो ये माउंट किलिमंजारो है ये सिर्फ एकल खड़ा हुआ पर्वत है। तो एकल खड़े हुए पर्वत में सब दुनिया का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, तो माउंट की ऊंचाई कितनी है, तो 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 5,895 मीटर ऊंचा पर्वत है जिसकी चढ़ाई अभी कबक यानो ने की है। अगर मैं बात करूं ये कबक यानो जो है, कबक यानो ये एक मिशन पे है, और इनका मिशन है कि सातों महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ाई करना। तो ये इसलिए निकली हुई हैं कि मुझे सातों महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ाई करनी है, उनको फतेह करना है। तो आइए देखते हैं सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी हैं। तो ये कबक यानो है जो अभी निकली हुई है। चलिए तो अब देखते हैं सर्वोच्च चोटी हर महाद्वीप की। अगर मैं बात करूं दक्षिण अमेरिका की, तो एक हमारा महाद्वीप कौन सा हो गया है, दक्षिण अमेरिका, और इसकी सर्वोच्च चोटी कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। और उस चोटी का नाम क्या है, तो उस चोटी का नाम है माउंट एकांकागुआ किसकी चोटी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दक्षिण अमेरिका के उत्तर में चलूं तो यहाँ पर ये जो महाद्वीप है इसका नाम है उत्तरी अमेरिका, और इसकी सर्वोच्च चोटी कहाँ पर है, तो अलास्का में इसकी सर्वोच्च चोटी है। यूएसए के अलास्का में इसकी सर्वोच्च चोटी है, और इस चोटी का नाम क्या है, तो माउंट डेनाली सर्वोच्च इसकी चोटी है। उसके बाद बात करें तो ये है हमारा अफ्रीका की मैंने आपको चोटी बताई है, और कहाँ पर है ये, तो यहाँ पर तंजानिया में एक इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम मैंने आपको अभी लिखाया, क्या है नाम है इसका, तो इसका नाम है माउंट किलिमंजारो इसका नाम है। वहीं यूरोप की सर्वोच्च चोटी मैंने आपको यहाँ पर लिखाई है, यूरोप की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर है, तो ये यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, और कौन सी है, तो माउंट ब्रूस इसकी सर्वोच्च चोटी है। ये एशिया हुआ, और एशिया में सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में पपुआ न्यू गिनी में एक पर्वत है जिसका नाम है विल्हेम पर्वत, ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। नीचे हमारा आता है अंटार्कटिक की सर्वोच्च चोटी माउंट विंसन यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो माउंट विंसन यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। अगर बात करूं ऊपर, तो आर्कटिक में सबसे ऊंची चोटी है, आर्कटिक की सबसे
ऊंची चोटी है माउंट गुन बर्जन, ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो इन सातों महाद्वीपों की सातों ऊंची चोटियों पर चढ़ने का इन्होंने क्या किया, प्रण किया है कि मैं इन सबको फतेह करके आऊंगी। चलिए, हाल ही में 2024 में जर्मनी ने किस देश को पछाड़कर दुनिया के सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का गौरव हासिल किया है? तो जापान, जिसकी अर्थव्यवस्था को भारत ने पीछे किया, तो ऋण के मामले में, ऋणदाता के मामले में जर्मनी ने इसको पीछे छोड़ दिया है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किस अधिनियम के तहत कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो हमारे यहाँ एक अधिनियम है जिसे हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं, संरक्षण अधिनियम। और ये अधिनियम कब का है? तो ये अधिनियम 1972 का है। ठीक है, तो 1972 में हमारे यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया और इसके तहत इसको संरक्षित किया गया है। भारत सरकार की नई ईवी नीति के तहत $35,000 या उससे अधिक के CIF मूल्य वाली पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर कितनी प्रतिशत की शुल्क छूट दी जाएगी? तो इसमें जो शुल्क छूट देने का वादा किया गया वो 15% है। ठीक है, यानी भारत में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई लाता है तो उसको 15% की छूट दी जाएगी। इसका क्राइटेरिया है कि उसको इतने अधिक से निवेश ज़्यादा करना होगा। सातवां देखते हैं, AIM ने किस संस्थान के साथ भारतीय भाषाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में साझेदारी की है? तो इसका ऑप्शन हो गया सी, हमारे यहाँ पर भाषणी, एक हमारे यहाँ पर कार्यक्रम है भाषणी, जो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग, भाषणी जो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी किया होता है अटल इनोवेशन मिशन, और अटल इनोवेशन जो मिशन है हमारा, प्लस इसके साथ माइटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के भाषा प्रभाग, प्लस अटल इनोवेशन मिशन प्लस माइटी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, और जिसके मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव इसके मंत्री हैं। इन दोनों ने मिलकर जो हमारा भाषा प्रभाग है, भाषा प्रभाग है, उसमें क्या किया है, भाषणी से आज दिल्ली में क्या किया, सत्र शुरू किया गया है। ठीक है, तो भाषा प्रभाग द्वारा भाषणी के साथ क्या किया गया है, समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं, समझौता हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं किसके द्वारा? तो माइटी मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य की बात करें तो किस उद्देश्य के लिए हमने भाषणी के साथ साझेदारी की है? तो स्थानीय भाषाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ साझेदारी की गई है। तो किसमें? स्थानीय भाषाओं में नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है, क्योंकि जो भाषा हम बचपन से बोलते आ रहे हैं उस भाषा में हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई हमें उस भाषा में सिखाता है तो हम जल्दी से सीख सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए हमारी जो टैलेंट है उसमें एक बाधा होती है भाषा, क्योंकि आजकल सिर्फ अंग्रेजी ही एक माध्यम चुना जाता है, तो इससे वो हमारे टैलेंट को दबा देती है। क्योंकि हमारा जो बच्चा है जो बचपन से हिंदी और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में काम करता आ रहा है, वो टैलेंट उसको, जब उसके टैलेंट दिखाने का समय होता है तो वो लग जाता है उस भाषा को सीखने में। यानी पहले वो भाषा को अपने दिमाग में कन्वर्ट करेगा और फिर जाके वो नवाचार करेगा। लेकिन जो उसका दिमाग है वो सिर्फ भाषा कन्वर्ट करने में ही ज़्यादा अपनी शक्ति खो देता है, इसलिए नवाचार नहीं होता। इसीलिए इसका उद्देश्य है कि जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं उन्हीं में ही नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, और ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है किसके लिए? हमारे यहाँ पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। अगर बात हुई है भारतीय भाषाओं की, तो भारतीय भाषाओं की बात करें तो हमारी अनुसूची
1908 में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। जो मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में ये 14 थी, 14। उसके बाद हमारे यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन 1967, और हम इसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ते हैं। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है, और ये कब होता है? 1992 में, और यहाँ पर हम 3 भाषाओं को जोड़ते हैं। कौन कौन सी है? नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों भाषाओं को जोड़ा जाता है। उसके बाद एक संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 2003 में, और यहाँ पर 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी, इन भाषाओं को जोड़ा गया। ऐसे ही हमारे संविधान में आज 22 भाषाएं हैं, ठीक, जो अनुसूची 8 में है। चलिए, तो ये हमारे दोनों के बीच समझौता हुआ है, किसके लिए? स्थानीय भाषाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में एलन मस्क ने किस नए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो व्हाट्सएप से क्या लेगा? टेलीग्राम को टक्कर देगा। तो इसका नाम है एक्स चैट। हाल ही में अर्बन अड्डा 2025 का आयोजन कब और कहां किया गया? तो अर्बन अड्डा का आयोजन अभी कहां पर किया गया है? तो ये 4 जून को दिल्ली में आयोजन किया गया है, ठीक है। हाल ही में जारी की गई नई करेंसी पर किसका चित्र हटा दिया है बांग्लादेश ने? तो जो इनके आज़ादी के नायक थे, शेख मुजीबुर रहमान, इनको यहाँ से इन्होंने अपने यहाँ से नोट पे से फोटो इनका हटा दिया है। हाल ही में निकारागुआ WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा देश बना है? तो ये 107वां देश बना है, ठीक है। तो कौन सा देश बना है? सॉरी, 101वां देश बना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लॉन्च किए गए ई साक्षी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सांसद निधि, जो हमारे सांसदों को निधि दी जाती है, किस कौन सी? MP लेड निधि का क्या करना? मॉनिटरिंग करना, यानी उसकी देख रेख करना। कैसे देख रेख? ऑनलाइन देख रेख के लिए। MP लेड क्या है? जो हमारे सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, कौन सी है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 1993 को ये लॉन्च की गई। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे यहाँ पर सांसद हैं उनको 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपने क्षेत्र के विकास कर सके। अब उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कि इसका विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये पैसा लगा है या नहीं लगा है, उसके लिए ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसके प्रबंधन के लिए ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है, और ये किसके सहयोग से किया गया है? तो ये हमारे सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से? तो SBI के सहयोग से जारी किया गया है, ठीक है। तो ये जारी किया गया है MP लेड स्कीम को। चलिए, भारत के आगामी जनगणना किस वर्ष से शुरू होगी? तो 2027 से शुरू होने वाली है। हाल ही में भारत की पहली त्रिसेवा ऑल वुमेन रेसलिंग टीम किस देश में ऐतिहासिक यात्रा पूरी की है? तो इन्होंने सेशेल्स की ऐतिहासिक यात्रा पूरी की है। राजस्थान के किन 2 आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया? तो खेचन और मेनार। खेचन और मेनार को शामिल किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करने वाली विधानसभा बनी है? तो हमारी जो विधानसभा है दिल्ली,
दिल्ली विधानसभा, विधानसभा ये क्या बनी है, देश की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनी है। ठीक है, विधानसभा बनी है। अब हमने क्या किया है, इस पर 500 किलोवाट का क्या कर दिया है, इस पर हमने रूफटॉप सोलर प्लांट इस पर स्थापित कर दिया है, जो हमारे यहाँ पर 500 किलोवाट की क्षमता का है, और ये साथ ही 500 किलोवाट की ये ऊर्जा का उत्पादन करेगा। साथ ही यहाँ पर यहाँ पर क्या किया गया है, वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत जो दिल्ली विधानसभा है उसको नीवा यानी राष्ट्रीय ई विधान ऐप से जोड़ा गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारी यहाँ की कार्यवाही होगी वो सारी क्या होगी, कार्यवाही कैसी होगी, कागज रहित। यहाँ की सारी कार्रवाई कैसी होगी, कागज रहित, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि कागज पेड़ों से निर्मित होता है, इसीलिए सारी कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी। तो ये हो गई हमारी दिल्ली विधानसभा, और इसके चारों तरफ हमने सोलर प्लांट स्थापित कर दिया है जो 500 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। हाल ही में ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किस टीम के लिए जीत दर्ज की है, तो इन्होंने मैकलॉरेन ने दर्ज की है। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय के निर्देशक कौन है, तो अश्वनी लोहानी जी को ये नियुक्त किया गया है। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन गुमी साउथ कोरिया में किया गया। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत की कौन सी पहली सरकार समर्थित मल्टी मॉडल LLM मॉडल है जो भारतीय भाषाओं के लिए विकसित की गई है, तो यहाँ पर है भारत जैन जो है ये एक क्या है, AI मॉडल है जो 2026 तक भारत की जो भी मैंने अभी आपको भारत की अनुसूची 8 की जो 22 भाषाएं हैं उनमें लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, भारत जैन क्या है, एक AI जनरेशन है भारत का, और ये क्या है 2026 तक अभी क्या कर देगा, सारी भी जितनी भाषाएं हैं उनको शामिल कर लेगा। तो ये भारत जैन होगा AI मॉडल। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा, साथ ही उससे जुड़े स्ट्रेटेजी को भी हमने पढ़ा। तो आज रक्षाबंधन मनाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। सभी को आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।